वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जो आज एक अहम खबर आई कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बैठा हुआ था, उसका फैसला आ गया। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे और मुल्क में तशद्दुद मुजाहिरे हुए और कुछ मिलिट्री तंसीबात पर हमले भी किए गए थे, तो उस हवाले से ये फ़ैसला किया गया था कि जो लोग मुलव्वस हैं इन मुजाहिरों में, उनके जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। और तब से ही ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। आज जो 5 रुकनी बेंच था उसने ये फ़ैसला कर दिया है कि जो सिविलियंस हैं या आम शहरी हैं, 102 अफराद का कहा जाता है, उनके ट्रायल्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते, आम फौजदारी अदालतों में होंगे। और इसी हवाले से अदालत ने जो सेक्शन 21D है उसको भी उस पर भी फ़ैसला दिया है। ये कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है, मगर 4 जजेस ने ये जो सेक्शन है इस पर फ़ैसला दिया है। जस्टिस याहिया जो है उन्होंने इस पर अपना फ़ैसला जो है उसको महफूज रखा है। अब जो लंबी इस पे फ़ैसला है, जो रिटन जिसको हम कहेंगे डिसीजन है, वो कुछ अरसे के बाद आएगा। बट ऑब्वियसली एक बहुत अहम फ़ैसला है और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है। ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, फ़ैसला आज आ गया। इट वाज मेरे ख्याल में बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का फ़ैसला करेगी। पर सर ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि एग्जैक्टली फ़ैसले में जो ये सेक्शन 21D के हवाले से जो आया है, जिस पे जस्टिस याहिया ने अपना फ़ैसला महफूज किया, ज़रा हमें इसका बैकग्राउंड तो समझाएं। जी बहुत शुक्रिया आरिफा साहब। जो सेक्शन 21D है वो प्रोविजन 60 की दहाई में इस कानून में शामिल किया गया था और वो सिविलियंस का जो को एक्सटेंड करता है कानून का दायरा इख्तियार। यानी जो इसमें एक डेफिनेशन क्लॉज है उसमें जो एक दायरा है उसमें उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया हुआ है कि वो अशखास, बेशक वो सिविलियन हो, अगर उनका कुछ ना कुछ ऑफेंसेस से लिंक्ड हो उनकी कैपेबिलिटी, तो वो 21D में आ जाते हैं। और उसी वजह से जो आज अदालत उज़्मा ने फैसला दिया, उसका जो एक अहम सवाल था वो यही था कि क्या हम 21D को आईनी करार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। उस पर 4 जज साहिबान मुत्तफिक हैं और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने डिसेंट किया। यानी वो 60 की दहाई की अमेंडमेंट जिसमें आप आर्मी एक्ट के दायरे इख्तियार को सिविलियंस तक उसकी तौसीह कर रहे थे, उस पे ये 4-1 वर्डिक्ट आपने देखा है आज। अब असद साहब, ऑब्वियसली ये केस पहले भी सुना गया था। पिछले चीफ जस्टिस साहब के दिनों में ये हियरिंग्स हुई थी, तब हुकूमत ने ये कमिटमेंट भी दी थी कि अदालत को बताए बगैर मिलिट्री ट्रायल्स आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर बीच में कुछ अफवाहें, कोई इतलात आई कि शायद ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। हाउ विल दैट बी इम्पैक्टेड बाय टुडेज डिसीजन? जी, जो शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर के 4 कोनों तक तो यही चीज़ वाज़ेह है कि जो फ़िलहाल प्रोसीडिंग्स थी उनको अदालत उज़्मा ने सेट असाइड कर दिया है। और पिछले चीफ जस्टिस साहब के दौर में ये ज़रूर डायरेक्शन दिया था कि रियासत इन्फॉर्म करे अगर इन ट्रायल्स का आगाज़ हुआ है कि नहीं। और मेरे ख्याल से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इन्फॉर्म कर दिया था अदालत उज़्मा को कि आगाज़ हो गया है। अब वो जो प्रोसीडिंग है वो सेट असाइड हो जाएगी। सही। और सर अब अजम्पशन ये है कि वो जो सारे इस वक्त अगर ट्रायल्स होने हैं तो वो आम क्रिमिनल कोर्ट्स में आ जाएंगे, बट जो लोग ऑब्वियसली कस्टडी में हैं वो कस्टडी में ही रहेंगे या जेल में ही रहेंगे। उनकी बेल्स या कस्टडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जहां ट्रायल होना है उस पर फर्क पड़ेगा। जी आप दुरुस्त कह रही हैं। अगर आपका इन 2 प्रोविजंस के अलावा आपको चार्ज किया गया है तो जो वो चार्जेस हैं और जो आप पे फ्रेम हो चुके हैं उनका जो फोरम है
वो अब मुख्तलिफ होगा। वो जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में दुरुस्त फरमाया, जो सिविलियन फौजदारी की जो अदालतें हैं उनमें ये प्रोसीडिंग की जाएगी और इन दो प्रोविजंस की हद तक प्रोसीडिंग्स ख़त्म कर दी जाएंगी। तो आप असल में फोरम को मुंतकिल कर रहे हैं। असद साहब, क्या इसका इतलाक जो है वो उन लोगों पर भी हो सकता है जिन पर माजी में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं और उनको सजा भी मिली है? जी, वो देखना होगा। याद रहे कि 2015 में आइन में तरमीम के जरिए अस्करी अदालतों को अदालत उज़्मा ने मंजूर किया था और कुछ तो मुझे हैरत अंगेज तनकीद लग रही थी कि जो पिटिशनर थे इस केस में साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, ये सवाल उठाया जा रहा था कि उन्होंने पिछले यानी जो तहरीक इंसाफ का दौर था तब क्यों नहीं पिटिशन किया था जब ये अस्करी अदालतों में केसेस चल रहे थे। तो उनको शायद यही पता होना चाहिए था उन अशखास को कि ये एक तसलसल है। तो 2015 में जो फैसला आया था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का, उसमें आपने कहा था कि दहशत गर्दों के लिए, हार्डन दहशत गर्दों के लिए ये अदालतें दुरुस्त हैं। लेकिन वहाँ भी जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का एक इख्तलाफी नोट है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप प्रीएम्बल की रोशनी में और विल ऑफ द पीपल की रोशनी में इस तरह की जो अस्करी अदालतें हैं वो आईनी नहीं हैं। और उन्होंने उस वजह से 21वीं तरमीम को या 21वीं तरमीम अलाउइंग मिलिट्री कोर्ट्स की हद तक उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो जो आपका सवाल है आरफा साहिबा, ये एक 2015 से 2019 में जो केसेस हुए थे, ये एक सवाल बनता है कि क्या वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और उस आईनी तरमीम के जरिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि याद रहे फौजदारी का भी एक टेनेट है कि अगर आपको किसी इस तरह के प्रोविजन का स्ट्राइक डाउन होने से या किसी तब्दीली से बेनिफिट हो रहा है तो अक्सर वो बेनिफिट आपको लागू हो जाता है। असद साहब, ऑब्वियसली एक तरफ तो अब ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई मूव हो सकती है इस फैसले को अपील करने की, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक और भी बहुत अहम केस चल रहा है इलेक्शंस के हवाले से। आप इन दोनों इश्यूज पे, आई मीन सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू, जिसको कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुल्क की सियासत के अब बहुत अहम फैसले होने हैं। अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स का आज एक फैसला आया, इसकी अपील और फिर इलेक्शन का जो इलेक्शंस की तारीख के हवाले से केस है, वो दूसरा बहुत अहम फैसला होगा। जी, इसके सियासी असरात तो बगैर किसी शक के हो सकते हैं, लेकिन जो इन दोनों सवालात की जो आईनी अहमियत है आफा साहिबा, वो अपनी जगह। हमने अभी आज का जो फैसला है उसको तो डिस्कस किया, लेकिन जो इंतखाबात के हवाले से जो केस है, सियासी असरात अपनी जगह। ये तो एक बहुत बुनियादी आईनी और कानूनी सवाल है जो कि अफसोस से कहना होता है हमारी तारीख में कई बार पूछा गया, लेकिन उसका तसल्ली बख्श जवाब अमूमन नहीं मिलता था कि जी आर्टिकल 224 में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 90 दिन में आपको इंतखाबात कराने होते हैं अगर असेंबलियों को आपने डिसॉल्व कर लिया। तो यहाँ क्योंकि सूबाई सतह पे तो फैसला आ चुका है जिस पे पिछली हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, तो अब सवाल ये बनता है कि वफाकी सतह पे जिस पे वही 90 दिन का असूल लागू होता है, वहाँ अदालत उज़्मा अब फैसला किस तरह करेगी। क्योंकि सब जुडिस मामला है तो नतीजे पे तो नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन जो आर्टिकल 224 है आरफा साहिबा, मैं जानता हूँ, आप जानती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक एक कमांड है और उसकी जो तशरीह की जा रही है या उसको जो ओवर कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लाहौर में जो जलसा हुआ वीकेंड पर। नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद मुल्क वापस आए। स्टे विद अस। लेकिन
कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाए। रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा, इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर हुई, जो बहुत बड़ा जलसा हुआ लाहौर में। ऑब्वियसली जैसे अभी पहले भी जिक्र किया कि सारा दिन ही जो नज़रें थीं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इस पावर शो पर लगी हुई थी। और नवाज शरीफ साहब का जो सफ़र था, दुबई से वो इस्लामाबाद लैंड किए, इस्लामाबाद से फिर वो लाहौर का उनका सफ़र था, फिर वो शाही किले में हेलीकॉप्टर से आए और आगे पहुँचे। ऑब्वियसली तकरीर की सिर्फ उनकी तकरीर थी, बहुत एक पैशनेट तकरीर उन्होंने की अपनी जमात से, वर्कर्स से। 4 साल के बाद वो मौजूद थे मुल्क पर। बट जहां उन्होंने तकरीर की, और उस तकरीर पे भी अब हम गुफ्तगू करते रहेंगे, आज भी करेंगे, आने वाले दिनों में भी करेंगे कि जिसको कहते हैं अनपैक करेंगे। मगर वहाँ ऑब्वियसली अभी से गुफ्तगू जो हो रही है उसमें उनकी जमात जो है वो कह रही है कि वो जो एक रिकन्सिलिएशन का पैगाम लेके आए, उन्होंने तकरीर में ये वाज़े अल्फाज में कहा कि वो किसी से रिवेंज नहीं चाहते, बदला नहीं चाहते। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें थोड़ी सी तनकीद भी करती हुई नज़र आई हैं। और वो तनकीद इस हवाले से है कि कितना सपोर्ट एक तरफ से हम कह सकते हैं कि रियासत का नवाज शरीफ की वापसी में नज़र आया, और वो सपोर्ट जो शायद और जमातों को नहीं नज़र आ रहा। इतवार के दिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एक छोटी सी गैदरिंग करने की कोशिश की लाहौर में, तो वहाँ उनको अरेस्ट किया गया, वहाँ उनको रोका गया। जबकि बाकी जो दूसरी जमात थी उसने एक दिन पहले एक बहुत बड़ा जलसा किया। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और नवाज शरीफ साहब के साथ ये वापस भी इन्होंने सफ़र किया। वेलकम टू द शो सेनेटर साहब। जी सर, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब का जो ये रिकन्सिलिएशन का पैगाम था, इस पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि कुछ दिन लंदन से रवाना होने से पहले जो उनकी एक गुफ्तगू सामने आई उसमें उन्होंने एक दफ़े फिर जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जिसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी दौड़े लंदन चले गए। फिर ख़बरें सामने आई कि नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया गया है कि वो अपने बयानिए को तब्दील करें। और ये बात सही है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, मगर जब नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीर की लाहौर में, तो वो जो ना उन्होंने वोट को इज्जत दो का जिक्र किया, ना उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया, उन्होंने तो रिकन्सिलिएशन की बात की। जी बहुत शुक्रिया आरफा। मेरा ख्याल नहीं है कि रिकन्सिलिएशन की जो बात है उसमें वोट की इज़्ज़त शामिल नहीं है, या कोई और जो जमहूरी हवाले से अहम चीज़ें हैं वो शामिल नहीं है, या एहतसाब शामिल नहीं है, या खिलाफ आइन और खिलाफ कानून अगर कोई इक़दाम होते हैं तो उनका मुआसबा शामिल नहीं है। इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मियाँ साहब ने तो बड़ा कैटेगरिकली एक बात कही है कि अगर 40 साल का, बल्कि ये अल्फाज हैं उनके कि मेरी सियासी ज़िंदगी के 40 सालों का निचोड़ ये है कि अगर हम आइन की हदूद के अंदर रहते हुए अपने मामलात ठीक नहीं करेंगे, अपने अपने दायरा कार के मुताबिक नहीं चलेंगे, मिलजुल कर नहीं बैठेंगे, तो मामला वहीं का वहीं रहेगा और ये मामलात हल नहीं होंगे। इससे बड़ा पैगाम क्या है? वोट को इज़्ज़त दो का बुनियादी जो वजीफ़ा है वो यही है कि अवाम की राय के तहक्कुम को और बालादस्ती को तस्लीम कर लिया जाए। ये बात उन्होंने कही है, चाहे ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बाकी उनका मामला ये है कि मेरी उनसे बहुत मुलाकातें रही हैं, इन दिनों में भी रही हैं। उनका नुक्ता नज़र ये है, वो बिल्कुल अपने बयानिए को, अगर आप ये बयानिया समझती हैं कि जिन लोगों ने आइन से इनहराफ किया या उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, या जिन जजों ने ये इक़दाम किया या गठजोड़ किया, वो समझते हैं कि अब उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई बात कही भी नहीं है और ना ही ये कोई सनद लिख के दी है जी कि आइंदा ना किया जाए। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम इस चैप्टर को बंद कर सकते हैं। कम से कम मैं ज़ाती तौर पर अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ, और आइए हम मिल बैठ के आगे का सफ़र तय करें। आगे का सफ़र तय करने तो ये बताइएगा कि फिर माफ़ करिएगा आपके जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर में ये भी कहा मैं बहुत जब्त कर रहा हूँ। जी, तो जब्त तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक शख्स के साथ जो कुछ हुआ है
ان تمام چیز جلاوطنی کے دوران اس کی ماں گئی، اس کا باپ گیا، اس کی بیوی گئی، وہ ان کی میتوں کو کاندھا نہیں دے سکا. تو آپ کسی شخص کی جگہ بیٹھ کے اس کے کرب کو، اس کی اذیت کو، اس کے دکھ کو اگر محسوس کریں تو آپ کو یہی لگے گا کہ وہ بڑے ضبط سے کام لے رہا ہے. وہ انتقام کی بات کر سکتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جی مجھے ان چیزوں کا حساب چاہیے. سر کر سکتے تھے یا ان کو روکا گیا؟ نہیں، اب آپ دیکھیں ایک آدمی اگر اپنی عمومی سیاستدان کی سطح سے اٹھ کے 73-75 سال کی عمر میں ایک مدبر کے طور پر آتا ہے اور قوم سے خطاب کرتا ہے اور آپ کو اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ اسے ڈنڈے مار کے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. نہیں سر، میں نے کہا نہیں ہے، میں نے تو صرف پوچھا تھا آپ سے. نہیں، آپ نے اشارہ دیا ہے. آپ کیوں نہیں اس کو کریڈٹ دے رہی کہ جی وہ اتنے دکھ سہنے کے باوجود، اتنی مشکلات، 9 سال اس نے حکومت نہیں کی، 11 سال اس نے جلاوطنی کاٹ دی. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ کام کروں. اگر آپ یہ جملہ کسیں گے اس کے اوپر کہ جی اس نے کہا ہے یا اسے کہلوایا گیا ہے، تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. سر یہ بتائیے گا تو جو انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات کی سر، اس کے اندر وہ ججز یا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے تھے، یا اس میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب اکٹھے آگے چلیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، جو جمہوریت پر، انتخابی سیاست پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہیں، ان میں سے انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا، ان سب کے بارے میں کہا ہے. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے سیاسی جماعتیں کریں، تمام متعلقہ ادارے کریں، تمام مقتدر قوتیں کریں. کیا پاکستان تحریک انصاف ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہے کہ میرا خیال تو نہیں ہے کہ وہ شامل نہیں ہے، وہ بالکل شامل ہے، ایک سیاسی جماعت کے طور پر شامل ہے. ہاں، اگر اس سیاسی جماعت نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو غیر سیاسی ہیں یا ان کو سیاسی احتجاج کے زمرے میں ہم نہیں لا سکتے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن جہاں تک ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک سمبل رکھتی ہے، الیکشن میں آتی ہے، بالکل اس کا استحقاق ہے. سر اگر یہ اس تنقید کا ذکر کیا جائے کہ آپ لوگوں نے سیٹرڈے کو اتنا پاور شو کیا، اتوار کے دن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ایک گیدرنگ کرنے کی کوشش کی اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کو روک دیا گیا، تو سر پھر یہاں سوال تو بنتا ہے کہ ان کو کس نے روکا؟ بالکل عارفہ، سوال بنتا ہے. میں آپ کے اس سوال کی وضاحت بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں وہ سب کو ملنا چاہیے، اور اگر وہ جمہوری اقدار کے مطابق، سیاسی ضابطہ اخلاق کے مطابق کوئی اپنا اجتماع کرنے چاہیے، تو یہ اب نگران حکومت نے اگر ایسا کیا ہے تو سوال اٹھ رہا ہے. آپ بھی تنقید کر رہی ہیں اور میں بھی اس کی تائید نہیں کر رہا. نہیں سر، تو آپ کے خیال میں یہ صرف نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان لیگ نواز نے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کافی ہے آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں کہ ہم اپنے بندے بھیج دیں اور اپنے بندوں کی نگرانی میں ان کا اجتماع کرائیں اور ہم گارڈ کریں ان کو اور ان کو کاروں میں بٹھا کے لے کے آئیں؟ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے. ہم ان کے استحقاق کو تسلیم کر سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے استحقاق کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کبھی. ہم پہ جو گزری ہے اس کہانی کو ہم دہرانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں، اور ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا، ہم ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک رائے، ایک مشورہ دے سکتے ہیں، جو میں دے رہا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں. کس کو دے رہے ہیں سر آپ یہ مشورہ؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ درست اقدام ہے، میں نے کہا بالکل درست نہیں ہے. جو بھی ریلیونٹ قوتیں ہیں، اور اس وقت میری نظر میں نگران حکومت ہے، اسے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں اور کیا توقع رکھتی ہیں مجھ سے آپ. سر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تنقید کی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا ایٹ دا لیول آف دا اسٹیٹ، جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی اور جلسہ ہوا. دیکھیں عارفہ، جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو لامحالہ پھر ان چیزوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے جن سے نواز شریف نے بھی صرف نظر کیا، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ باب کھولے جائیں. جب ان چیزوں کی فیسیلیٹیشن کا وہ ذکر کرتے ہیں بقول خود یا بزوم خود، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک شخص کو کن کن تکلیفوں سے آپ نے گزارا کہ
किन किन मराहिल से गुजारा, किस तरह उसे आपने JIT के नाम पे एक जत्थाबंदी की, किस तरह हीरे तलाश किए, किस तरह सिसिलियन माफिया की गाली दी, गॉडफादर की गाली दी, किस तरह जकड़ के पकड़ के आपको सारी दुनिया खंगालने के बावजूद कुछ नहीं मिला, आपने कहा अच्छा तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। इन सारी चीज़ों को आप भूल जाते हैं और आप आ जाते हैं इस चीज़ पे जी कि उससे फैसिलिटेट किया गया, जितने कोड़े उसके सर पे मारे गए, जितनी तक नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। जब आप एक शख्स को इस तरह अजियत देते हैं, तंग करते हैं और उसका जो 9 साल हुकूमत नहीं करता, और मतलब कि you're saying कि this is to make up for what happened earlier? नहीं, this is not to make up। मैं ये कहता हूं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो जिन लोगों की हक गोई और बेबाकी का आप तज़किरा कर रही हैं कि वो ये कह रहे हैं, कौन सी फैसिलिटेशन है हमारे लिए? पिछले 25 सालों में 4 इलेक्शन हुए। इजाजत दें तो मैं नहीं, मुझे थोड़ी सी इजाजत वक्त जरा कम है, अगर मैं आपको सिर्फ इतना एग्जांपल दे दूं, मैं एक बात अपना नुक्ता नजर तो बयान कर दूं। इस्लामाबाद में तो जो बायोमेट्रिक थी वो एयरपोर्ट पर आई ताकि वो कर सकें। वो कहीं भी हो सकती है, वो कचहरी का काम है। मेरी गुजारिश, लैंड करेगा देखें ना, आप आरफा सवाल करती हैं, जवाब नहीं लेती। नहीं सर, मैं जवाब ये दे रहा हूं आपसे। मैंने हाँ, मैं आपको सर आप पूछने तो दे, मैं तो सिर्फ आपने कहा कि कैसी फैसिलिटेशन, तो उस पर मैंने कहा कि अगर मैं ये 2 सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि ये एग्जाम्पल्स हैं फैसिलिटेशंस के, या जो नजर आ रहा है फैसिलिटेशन। आप खत्म हो गया सवाल आपका? जी देखें, ये जो कार्रवाई होती है बायोमेट्रिक की, ये अदालती अमल नहीं है, ये अदालत की कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई होती है नादरा की। ये नादरा की कार्रवाई मैं यहाँ अपने कमरे में बैठ के भी कर सकता हूँ, एयरपोर्ट पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। वो ये काम अदालत का नहीं है, ना अदालत ने कोई फेवर किया है, ना अदालत ने कोई ऑर्डर दिया है, ना हमने कोई दरख्वास्त दी थी। ये एक इंतजामी कार्रवाई है और इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये नादरा की तरफ से आए थे लोग? यस, ये नादरा टीम होती है और ये कहीं भी कर सकती है। दूसरी बात आप क्या पूछना चाहती हैं फैसिलिटेशन की? तो सर ये नादरा की तरफ से फैसिलिटी मुझे तो नहीं मिलेगी ना, ये तो फिर फैसिलिटी तो है नहीं। आप भी अगर तकाजा करेंगी, बेशुमार लोगों को मिल सकती है। आप भी तकाजा करेंगी कि जी मेरा ये इशू है, मैंने वापस जाना है, मैं अपने यहाँ घर बैठा हूँ, मुझे ये सहूलत मिली है। ऐसी बातें नहीं है। देखें, ये इसको मैं अपनी जुबान में कीड़ाकारी कहता हूँ। कीड़ाकारी आप करेंगे तो आपको हजारों चीजें नजर आएंगी। आप जरा जिस तरह वो खुले दिल से बोला है, उसी खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करें और उसको कबूल करें कि अगर वो इस पाकिस्तान के लिए कुछ काम कर सकता है उसे करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कुछ हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अरशद शरीफ की। सहाफ़ी, उनके कत्ल को 1 साल हो गया, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है उनकी हवाले, मर्डर के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे अरशद शरीफ का। सहाफ़ी थे, उनका केन्या में कत्ल हुआ, 1 साल उस बात को गुजर गया है, मगर अभी तक उनके केस पे हम कह सकते हैं कि कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुआ। 23 अक्टूबर 2022 को केन्या के शहर नायरोबी में उनकी गाड़ी जो थी उस पर फायरिंग हुई। कहा गया कि पुलिस के लिए, वो केनियन पुलिस के लिए मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला था, मगर उसके बाद जो लोग जिनको जो पुलिस ऑफिसर्स कहा जाता है इन्वॉल्व थे उसमें, वो भी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं। उनकी जो इंक्वायरी हुई थी उस इंक्वायरी में वो बेगुनाह भी पाए गए हैं और तरक्की भी कुछ ऑफिसर्स की हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी शुरू में बहुत शोर मचा, सुओ मोटो नोटिस भी लिया गया, मगर यहाँ भी कोई उस इंक्वायरी पर प्रोग्रेस नहीं हुई। ये पहला केस नहीं है किसी सहाफ़ी का जिसमें इस तरह कत्ल हुआ हो, और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ेगा। मगर सहाफ़ियों के केस में जहाँ हमारा ख़याल है कि ज़्यादा उसको फॉलो करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इशू है ताकि बाकी सहाफ़ी जो है वो इंटिमिडेट ना हो, कोई भी केस जो है सच अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता। इस मामले पे बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद है मारिया साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, अरशद शरीफ की ये कॉलीग भी रही हैं। वेलकम टू द शो मारिया साहिबा। क्या सवाल पूछें जी? एज आई सेड, पहला केस नहीं है, आखिरी भी नहीं होगा।
सहाफ़ी और अरशद शरीफ साहब के केस में तो ऑब्वियसली पहले वो मुल्क से भी निकले, यहाँ केसेस भी उनके ऊपर इतने रजिस्टर हुए, कोई प्रोग्रेस कोई लग ही नहीं रहा, कोई तकल्लुफ़न भी नहीं कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आरिफ़ा, आप उन गिनी-चुनी सहाफ़ियों में से हैं जो इस इश्यू के ऊपर आज गुफ्तगू कर रही हैं। अरशद को याद कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त से जुड़े तल्ख़ सवालात को उठा रही हैं। आज मैं बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, वो बार के एक इजलास में गए और वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके नाना और उनकी वालदा और उससे पहले पाकिस्तान के मज़ीद एक और वज़ीर-ए-आज़म थे लियाकत अली खान साहब, उनको इंसाफ़ नहीं मिला है। तो ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसके अंदर अदालती कत्ल है, दिन दहाड़े मारे जाने के मामलात हैं, और ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म की बात हो रही थी जिनके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं। इन केसेस को भी कभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। सो अरशद के केस के ऊपर मेरा ख्याल है उसके घर वालों ने दिल पे पत्थर रख लिए हैं, उसके दोस्तों ने भी दिल पे पत्थर रख लिए हैं। हमारा नहीं ख्याल कि कोई इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ क्या होगा? क्या उन बच्चों को अपने वालिद साहब वापस मिल जाएंगे? क्या जो उनकी बेगम है उनको उनका सुहाग वापस मिल जाएगा? और जो ये स्पेस सारी गवा दी है, ये जो 1 साल है ना अरशद के कत्ल से लेके आज तक, ऐसा लगता है कि शायद ये इस डेकेड का सबसे स्लोएस्ट साल है। लेकिन शायद एक तरीके से ये बहुत तेज भी गुजरा, क्योंकि इस दौरान जो स्पेस बड़ी जल्दी से गवा दी जमहूरियत ने, सहाफत ने, सियासी नैरेटिव ने, वो बड़ा ही एक रैपिड डिटीरियोरेशन हुई है। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या ये साल बहुत तेजी से गुजरा या ये साल बहुत ही तहम्मुल से और धीरे से गुजर रहा है, लेकिन जो उसमें हमने गवा दिया है इसमें सिर्फ अरशद ही नहीं, इसके अलावा जमहूरियत, सहाफत और जाने जाने कौन कौन सी टेरिटरी जो है हमने गिवन कर दी है। लेकिन हमें सबसे बड़ा मसला ये कि हमें मलाल ही नहीं है, हमें अंदाजा ही नहीं है, अभी तक हम उससे संभले ही नहीं। मारिया साहबा, कुछ आपके पास तफसील मौजूद है कि सुओ मोटो नोटिस आया था सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ है? अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी गालिबन कोई अपील दायर की थी, भेजी थी पिटिशन कोर्ट में। जी, जो वालदा साहिबा जो एफआईआर दर्ज कराना चाहती थी वो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई। सरकार की मुद्दत में, एक एसएचओ साहब की मुद्दत में वो हो गई दर्ज, उसमें वो नामालूम और ये सारे मामला, जैसे कि पता है इस मुल्क के अंदर हमेशा ये सारे नामालूम के खाते में ही डाल दी जाती हैं चीजें। सो वैसा ही हुआ। बंदियाल साहब ने सुओ मोटो लिया सिविल सोसाइटी के बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद, सहाफियों के खतूत लिखने के बाद, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जो 3 अहम सवाल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उठाए थे कि अरशद के खिलाफ एफआईआर कैसे हुई, वो एक मुल्क से कैसे गया और क्यों गया, और वहां उसको दुबई से कैसे निकाला गया, ये 3 बेसिक सवाल थे। इनका जवाब आज भी सहाफी बरादरी ढूंढ रही है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता 4 माह में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफी बरादरी भी मारिया साहिबा लगता है नहीं ढूंढ रही, शायद सिर्फ उनके घर वाले ही ढूंढ रहे हैं। सहाफी बरादरी ने भी उसके बाद जिस तरीके से अपनी पूरी जो स्पेस लूज कर दी है, मतलब इमरान रियाज खान हम सब जानते हैं वो गए वापस आ गए, यहाँ तो सियासतदान जाते हैं और फिर बाद में टेलीविजन इंटरव्यूज के अंदर नमूदार होते हैं, चिल्ले पे चले जाते हैं, अपने घर वालों को बताए बगैर फोन बंद करके कहीं और चले जाते हैं और बड़े कन्वीनियंटली आके कहते हैं कि ओह मैं तो अपनी मर्जी से गया था। तो उसमें सहाफियों का कहाँ हम यहाँ पे सोचें। देखिए जो सारी स्पेस होती है, जो सारा नैरेटिव होता है, वो तो सियासी जमातों ने, पॉलिटिशियंस ने सेट करना होता है। अगर वो बड़े मजे से अपनी सारी जो जगह है, अपनी जो सारी पावर है, अपनी जो सारी एजेंसी है वो दे देंगे, तो फिर चैनल्स, मीडिया और सहाफी वो तो उनके पास कोई अवामी वोट तो नहीं है, उनके पीछे कोई हजारों बंदे तो नहीं है जो उनके लिए निकल आएंगे, या उनके पास हथियार तो नहीं है। सो ठीक है, वो फिर अपने आप को बहुत बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज इतना ही, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।